सो आर न्यू चैप्टर इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखो, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमंस हैं। बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ रह रही हैं। तो ये जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ पे प्रेजेंट है उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। और उसी बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो यू ऑलरेडी नो कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रह रहे हैं। इसकी टाइप क्या होती है, देखो, अगर तो ये जो वैरायटी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आपको विभिन्नता नज़र आ रही है, अगर तो वो जेनेटिक लेवल पर है तो हम उसको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। अगर वो इकोलॉजिकल लेवल पर है तो हम उसको इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। अगर वो स्पीशीज़ के बीच में है तो हम उसको स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझते हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में चाहे वो एक ही स्पीशी है, सेम लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनमें जीन्स की वजह से कोई डिफरेंस आता है तो हम उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल रोज़ में हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, वाइट, पिंक, येलो, रेड। दिस इज़ बिकॉज ऑफ जीन। उनके जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से उनकी अपीयरेंस चेंज हो गई है, लेकिन वो स्पीशी तो सेम है ना, इसीलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जीन्स की वजह से उनमें वैरायटी आई है। ऐसे ही हमारे पास राइस के एग्जाम्पल है। राइस में भी इंडिया में मोर देन 50,000 से भी ज़्यादा वैरायटी है। सेम एज़ विद मैंगो। मैंगो की भी वैरायटीज़ हमारे पास 1000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्पीशी डाइवर्सिटी। एक ही पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज़ रह रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे, अगर हम घर की बात करें तो हमारे घर में भी हम रह रहे हैं। देखो, हमारे घर में इंसेक्ट्स भी है, चाहे हमें वो दिख रहे हैं चाहे नहीं दिख रहे, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं। फिर हमारी छत पे बर्ड्स भी आ जाते हैं। तो एक ही जगह पे, एक ही पर्टिकुलर एरिया पे देखो कितनी सारी स्पीशीज़ हैं हमारे पास। तो इसे हम स्पीशी डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब ये जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है ये डिफरेंट होती है डिफरेंट लोकेशन पे। जैसे अगर हम एम्फीबियन की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं, जबकि ईस्टर्न घाट्स पे वो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखो, जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग इकोसिस्टम में रह रहे हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो जैसे कि रेन फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे दे वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म जो डेजर्ट में रह रहे हैं। सेम एज इट इज़ ओशन के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म में जो वैरायटी आती है ड्यू टू कि वो किस इकोसिस्टम लेवल पे हैं उसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, जिसको हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब हम उसकी इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे और कैसे हम उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। ये सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंस है कि ये इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती है। कैसे मेंटेन करती है, जैसे हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास वेरियस ट्रॉफिक लेवल है, वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं। अब एक ट्रॉफिक लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और उसकी वहाँ पे इम्पॉर्टेंस है। लेट्स से अगर इस फूड चेन में से एक ऑर्गेनिज्म निकल जाता है तो हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म की जगह खाली हो जाएगी। अब देखो, जैसे ये स्नेक है, ये माउस के ऊपर फीड कर रहा था। अगर माउस ही नहीं है तो स्नेक कॉर्न के ऊपर तो फीड नहीं करेगा ना, तो ये तो भूखा ही मर जाएगा। और कॉर्न, इसकी तो पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी इसकी तो, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई फीड ही नहीं कर रहा। इसीलिए ये इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा हमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स इसके मिलते हैं, जैसे कि लेटेक्स, ऑयल, फाइबर्स, गम, वुड। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इकोनॉमिक वेल्थ का। जैसे कि इंडिया की जो नेशनल पार्क्स हैं, लोग उसको विज़िट करने आते हैं, दूर दूर से उसको देखने आते हैं, टिकट्स चार्ज होती हैं, जिससे हमारी इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को नंबर्स के टर्म्स में समझें तो अर्थ के ऊपर 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं इन टोटल। अर्थ के ऊपर टोटल 7 मिलियन स्पीशीज़ रह रही हैं, जिसमें से 70% एनिमल्स हैं। उसमें इंसेक्ट्स, उसमें फिशेस, उसमें मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा 22% प्लांट्स हैं। एनिमल्स में भी हमारे पास वैरायटी है। एनिमल्स में हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास इंसेक्ट्स, मलस्क, क्रस्टेशियंस वगैरह आते हैं। और वर्टिब्रेट्स में हमारे पास 50% वर्टिब्रेट्स का तो फिशेस ही कवर करती है। इसके अलावा हमारे पास मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मेजरली हमारे पास एंजियोस्पर्म्स हैं,
जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग और फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, और बाकी हमारे पास फंगाई है। इसके अलावा ये मेजर है दोनों। इसके अलावा जो हमारे पास 22% में बचता है वो फॉन्स, एल्गी, लाइकन्स, मोजेस ये कवर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की, तो पूरे ग्लोब में, मतलब अगर हम पूरा ग्लोब देखें, ग्लोब में जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसमें से 8.1% उसका इंडिया कवर कर रही है। देन है हमारे पास पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के जो पैटर्न्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है यहाँ पर कुछ लाइंस प्रेजेंट होती है, जिसको अगर ये इस साइड है तो हम उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, अगर ये नीचे वाली साइड को होती है सीधी लाइंस तो हम उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमें एरिया बताते हैं। इतनी तो हमने लोअर क्लासेस में ज्योग्राफी पढ़ी है ना, तो वी नो। तो ये जो है कि हमें एरिया बताता है, एक पोजीशन, कि अगर हम ग्लोब के ऊपर बात कर रहे हैं तो इस पोजीशन को हम इन लाइन से देखते हैं। तो यहाँ पर एक बीच वाली जो लाइन होती है इक्वेटर, जो एनिमल्स हैं उनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ ये एरिया बहुत डेंस होता है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स बात करें, अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो यही होगा हमारा ट्रॉपिकल रीजन। और जैसे ही हम टुवर्ड्स द पोल्स जाते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास ये इक्वेटर है और हम यहाँ पर जा रहे हैं टुवर्ड्स द पोल्स, अगर दीज आर द पोल्स, तो यहाँ पर जो इट इज़ रिच इन डाइवर्सिटी, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पर बहुत कम होगी। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज डिक्रीजेस, ये कम होती जाती है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्यों इक्वेटर पर ऐसा बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन? बिकॉज बेटा ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन अनडिस्टर्ब रहता है, बहुत सालों तक यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं होती है। इसको अगर हम एक सिंपल टर्म्स में समझें तो लेट्स से आप घर पे दो फ्लावर पॉट लेकर आए हो, ठीक है। एक में, दोनों फ्लावर पॉट्स में एक ही फ्लावर है, तो एक आपने रखा पॉट बहुत संभाल के, जहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, वो एरिया अनडिस्टर्ब है, लेकिन उसको प्रॉपर सारी चीज़ें मिल रही हैं, सनलाइट एंड ऑल सारी चीज़ें। एक प्लांट आपने बाहर की साइड पर रखा है जिसको सारी चीज़ें प्रॉपर मिल रही है, लेकिन वहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसको छेड़ रहे हैं, कोई फूल तोड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो सकती है, लेकिन इसको आपने बहुत सेफ़ जगह पे रखा है, प्लस इसके फ्लावर्स कोई तोड़ के भी लेकर जा सकता है, हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है इसकी। कौन सा ऐसा प्लांट है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स होंगे? ऑब्वियसली दिस वन, जिसको अनडिस्टर्ब रखा है, जिसको आपने सेफली रखा है। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटर रीजन, ये अनडिस्टर्ब्ड रहता है, और पोलर रीजन पर ऐसा नहीं होता, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो स्पीशीज़ है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रह रही है, जिसकी वजह से वो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आप पूछोगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं? अदर देन कि ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, यहाँ पर जो सनलाइट है वो मोस्ट डायरेक्टली स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। जबकि जो पोलर रीजन है, यहाँ पर जो इनकमिंग सनलाइट है, द एंगल इज़ वेरी लो, और इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पर अगर हम इनवर्टिब्रेट्स देखें तो इनवर्टिब्रेट्स लगभग वहाँ पर 1.3 लाख से ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें मैमल्स और रेप्टाइल्स की तो दे आर मोर देन 400, मीन्स कि मैमल्स मोर देन 400 और रेप्टाइल्स भी मोर देन 400 ईच। और अगर हम बात करें फिशेस की तो 3000 ऑफ फिशेस आर देयर, या इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसकी। प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो 40,000 बेटा यहाँ पर हमारे पास अलग अलग वैरायटी है।